नमस्कार, ESM इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के जो नए रूल्स लागू हुआ है और पुराना रूल्स में क्या था, क्या चेंजेस हुआ है, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इस तरह का बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहा था कि इस समय जो लोग इनवैलिडेट आउट हो रहे हैं या फिर जो लोग पूरा सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन सा कंडीशन लागू किया गया ये GMO एंड ER 2023 में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन, टोटल जो भी डिसेबिलिटी पेंशन हमारे लिए मेडिकल में अगर रिलीज़ हो रहे हैं, आप LMC में रिलीज़ हो रहे हैं, आप प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जा रहे हैं या फिर कंप्लीट सर्विस करके जा रहे हैं, चाहे आपका रीज़न कुछ भी हो, आप फौज से जा रहे हैं, उस समय आपके लिए कौन कौन सा पेंशन लागू है रिलेटेड टू मेडिकल ग्राउंड्स, वो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इसके लिए आमतौर पे जो GMO एंड ER का जो प्रोविज़न है उस हिसाब से टोटली डिसेबिलिटी रिलेटेड 2 पेंशन पहले था, अब आ गया 3 तरह का। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन क्या होता है? अगर आपको मेडिकली इनवैलिड किया जा रहा है, आप अपने से नहीं जा रहे हैं, पूरा सर्विस करके भी नहीं जा रहे हैं, प्रीमेच्योर नहीं जा रहे हैं, आपको फौज घर भेज रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको घर भेजा जा रहा है मेडिकली इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस करके, और आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड ऐसे पाया जाता है RMB में। इस सिचुएशन में आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है। कंडीशन क्या है? देखिए, ये 2 कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आपको मिलेगा इनवैलिड पेंशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका सर्विस मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। तो आप अगर मेडिकली रिलीज़ हो रहे हैं, किस तरह से रिलीज हो रहे हैं? देखिए, जैसे हेडिंग में है कि आपका डिसेबिलिटी इन्हें है और इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ग्राउंड्स पे आपको रिलीज़ किया जा रहा है और आपका सर्विस 10 साल हो चुका है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। कंडीशन नंबर 2 है कि आपका सर्विस 10 साल नहीं हुआ, 10 साल से कम सर्विस है, उस केस में आपको इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, पर उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। आपको फौज और सिविल का दोनों ही सर्विस के लिए आप अगर फुल्ली अनफिट हो तभी आपको बिलो 10 ईयर सर्विस केसेस में इनवैलिड पेंशन मिल सकता है। ये GMO 2008 में भी था और GMO 2023 में भी वही है, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात, डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलेगा? देखिए, पहले का जो सिस्टम था 2008 का मुताबिक, GMO एंड ER 2008 का मुताबिक, कोई भी आदमी अगर LMC में रिटायर हो रहे हैं और उनका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड हो तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। इन केस ऑफ इनवैलिड पेंशन 1% होना चाहिए, इन केस ऑफ नॉर्मल रिटायरमेंट और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मिनिमम 20% होना चाहिए। ये प्रोविज़न था। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये था प्रोविज़न। ओके, तो ये प्रोविज़न अगर आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था एज पर 2008, ये नहीं कि अक्टूबर 2023 तक ये प्रोविज़न लागू था। अक्टूबर 2023 में जाकर के चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है? देखिए, ये चेंजेस ये हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं GMO 2023 का मुताबिक आपको डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिल सकता है अगर आप मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं, आपका जो रिलीज़ है वो मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए। नॉर्मल रिटायरमेंट में अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। पहले क्या था, अगर आप नॉर्मली रिटायर हो रहे हैं तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, पर अब नहीं मिलेगा। अब डिसेबिलिटी पेंशन
तभी मिलेगा अगर आप मेडिकली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं। नंबर 2 कंडीशन क्या है कि आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए। ये तो गया इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। पर फौज में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, पूरा सर्विस करते हैं, उनका जो टर्म्स एंड इंगेजमेंट है वो पूरा करके रिटायर होते हैं या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं ज़्यादातर आर्मी में। तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, आपको क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। देखिए, आप एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस है, ठीक है, आपका जो डिसेबिलिटी है वो काफ़ी आरएमबी ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि आप फौज का सर्विस का दौरान या फौज का सर्विस का वजह से आपका डिसेबिलिटी ये उत्पन्न हुआ है या फिर एक्सेलरेटेड हुआ है, तभी आपका ये डिसेबिलिटी को असेस किया गया और मोर देन 20% है। अगर ऐसे केसेस है मोर देन 20% आपका डिसेबिलिटी है और एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है, ठीक है, और आप नॉर्मल रिटायर कर रहे हैं या फिर प्रीमेच्योर रिटायर कर रहे हैं अपने ओन रिक्वेस्ट में, इन सब केसेस में आपको क्या मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। इम्पेयरमेंट रिलीफ यानी कि आपको आपका जो इम्पेयरमेंट हुआ है, विकलांगता हुआ है, ये एक बॉडीली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, ठीक है, आपका ऑर्गेनिकली हो सकता है, किसी तरह को आपको किसी तरह का आपका अगर डिसेबिलिटी है आपका बॉडी में तो आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, इम्पेयरमेंट रिलीफ एक खुद ही एक रिलीफ है, तो गॉड नोज इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें कोई दोबारा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के ऊपर रिलीफ स्क्वायर तो होता नहीं, ठीक है, यानी कि आपको डियरनेस रिलीफ यानी कि डीए जो पेंशन के ऊपर लगता है वो आपका अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। ब्रॉडबैंड इसमें होगा, पर ब्रॉडबैंड होने से भी क्या है, डीआर का जो पोर्शन है पेंशन का बड़ा पर्सन होता है, जैसे इस समय 50% डीआर हो गया। अगर आपका डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन 8,000 है तो आपको डीआर मिला करके 12,000 मिलेगा, पर वही अब इम्पेयरमेंट रिलीफ का केसेस में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, अभी पीसीडीए का मैं कई सारे पीपीओ देखा जहाँ पे वो लमसम अमाउंट दिया गया। पीसीडीए चाहते हैं कि आपका जितना भी इम्पेयरमेंट रिलीफ जो मिलेगा वो आप लमसम अमाउंट एक ही साथ ले लो। इससे क्या होगा, एक साथ अगर आप ले लेंगे तो आज का डेट का आपका जो पेंशन है उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। आगे जा कर के आपका पेंशन का जो बरसरी होगा उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाई ये चॉइस है कि आप लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसको कहा जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ, तो ये आप ले सकते हैं, या फिर आप हर महीना भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल होगा वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन और इम्पेयरमेंट रिलीफ में बहुत सारे अंतर है, जबकि ये जो इनका इंस्ट्रक्शन है GM1 या 2023 वहाँ पे बताया गया केवल नाम का चेंज है, बाकी दोनों सेम चीज़ है। पर दोस्तों आप ये देखेंगे सेम चीज़ नहीं है, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। जो सफ़र कर रहे हैं, जो पेंशन गया है, जिनका पीपीओ मैंने देखा, वहाँ से ये चीज़ पता लगता है कि वो बराबर एक चीज़ नहीं है, ठीक है। ये गया इम्पेयरमेंट रिलीफ के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट है कि वार इंजरी पेंशन। वार इंजरी पेंशन पहले था और अभी भी है, पर अगर आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं, आपको बैटलफील्ड में कैजुअल्टी हो गया, पर आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं, आपको वार इंजरी पेंशन नहीं मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, वार इंजरी इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये देखिए वही बात हो गया, इम्पेयरमेंट रिलीफ का जो कंडीशन है वही कंडीशन आपके लिए भी लागू है। हाँ, ये ज़रूर है कि परसेंटेज में फ़र्क है। 100% अगर आपका इम्पेयरमेंट होगा तो 30% ऑफ बेसिक पे आपका इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको मिलना था। वही जब वार इंजरी इम्पेयरमेंट रिलीफ होगा तो वो डबल रेट हो जाता है, यानी कि 60% ऑफ बेसिक पे होता है। पर ये दोनों का ही जो हिसाब किताब है इसमें आप देखेंगे मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो मेडिकली इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है उनका ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि उनका जो डिसेबिलिटी है लेस देन 20% है। पहले आप कभी देखा कि फ्रैक्शन में दिया जाता है 12.33%, 5.89%, 5.24%, ये आज का अभी का जो डिसेबिलिटी असेस होता है।
तो ये सब केसेस में कोई ब्रॉडबैंडिंग नहीं होगा, मिनिमम 20% आपका होना ही चाहिए। और बहुत कम केसेस है, रेयर केसेस है जहाँ पे आपको RMB 20% से ज़्यादा देंगे। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है दोस्तों। क्योंकि जियो में जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपका RMB, आपका कमांड हॉस्पिटल, आपका मिलिट्री हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, उसी के हिसाब से RMB कर रहे हैं। जब से GMO 23 लागू हुआ है तब से उसका हिसाब से जब RMB हो रहा है तो परसेंटेज में भी काफ़ी कटौती आया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो। क्योंकि मिनिमम 20% होना चाहिए, 20% नहीं होगा तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कोई इम्पेयरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दोस्तों ये है मेनली GMO 23 और ER 2008, यानी कि पहले का जो भी ER एंड GMO था और अभी का 23 का जो GMO है, इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पर हाँ, एक दोस्तों एक चीज़ आप जान रखिए, जो लोग 2023 अक्टूबर से पहले पेंशन आ चुके हैं उनके लिए ये सब रूल लागू नहीं है, उनके लिए इम्पेयरमेंट रिलीफ लागू नहीं है। उनके लिए जो भी डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, वार इंजरी पेंशन, जो भी पेंशन मिल रहा था वो सारी चीज़ें मिलते रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, स्पेसिफिक क्वायरी क्या है। अगर वो क्वायरी कॉमन क्वायरी होगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वारीज मैंने देखा था कि जो लोग शेल्टर अपार्टमेंट एनुअलिंग करते हैं उनका क्या ट्रीट होगा। देखिए उनका जो ट्रीटमेंट है एज़ पर रेगुलेशंस, पेंशन रेगुलेशन, उनको इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ही काउंट किया जाएगा। जबकि GMO 2023 या 2023 में जो कि ये जो पोर्शन है उसको डिलीट किया गया, यानी कि डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस पहले था। अगर आप शेल्टर अपार्टमेंट एनुअलिंग कर रहे हैं तो आपको डीम्ड टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस माना जाता था, पर इसमें वो प्रोविज़न हटा दिया गया। पर इस बात पर मैंने कई सारे RTI किया, कम से कम 10 RTI मैंने किया, किसी भी RTI में जवाब सही से नहीं दिया, केवल यही लिखा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पर पब्लिक डोमेन में क्या अवेलेबल है इसका कोई क्लैरिफिकेशन, कोई इसका स्पष्टीकरण कहीं से भी अब तक नहीं मिला। तो इसलिए इस पर क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले रहे हैं ये बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप में से कोई ऐसे केसेस आपके पास है तो आप ज़रूर हमें इसको इन्फॉर्म कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर एक बार बताएं। इस पर अगर कोई आपको जानकारी होगा तो ज़रूर हमें शेयर करें। इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।